Hello friends, you are most welcome here at this platform English with Sanjay Kumar. Friends, here this video is based on parts of speech where we will discuss some basic facts regarding parts of speech, and after that we will discuss some rules, some important rules that are often asked in our exam as common error in our exams like UPTG, TPGT, DSSB, LT grade, EMRS, SSC, CGL, TET, CTET, UP TET, all the exams where English question from English is asked, parts of speech plays a very important role. तो आइए, जैसे कि अभी हमने एक पिछला वीडियो बनाया था जो था सेंटेंस पर बेस्ड था, तो अभी सेंटेंस केवल हमने बेसिक चीज़ें सेंटेंस के विषय में बातें की हम लोगों ने उस पर। जैसे अब दूसरा वीडियो जो हमारा है ये जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को डेडिकेटेड है, इसमें हम आज सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में थोड़ी बेसिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं और आगे चल कर के वन बाय वन ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है हम लोग कॉमन एरर की दृष्टि से अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को, देखते हैं इसकी क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। Now let us start the video. जैसा कि अब डिफिनेशन के विषय में बात करें हम पहले वीडियो की, दिया है डिफिनेशन है वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स आर क्लासेस। शब्दों को वर्ड्स आर डिवाइडेड में शब्दों को विभाजित किया जाता है इनटू डिफरेंट काइंड्स, विभिन्न प्रकार अलग अलग रूपों में, आर क्लासेस भिन्न भिन्न प्रकार। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स आर क्लासेस, शब्दों को विभिन्न प्रकार या क्लासेस में डिवाइड किया जाता है और ये डिवीज़न ही क्या कहलाता है, हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। द डिवीज़न ऑफ वर्ड्स into different kinds or classes it's classes not classes is called parts of speech। तो इसे हम parts of speech कहते हैं। शब्दों के समूह को the words are divided, जो ये शब्द विभाजित किए जाते हैं into different kinds or classes, भिन्न भिन्न प्रकार या अलग श्रेणियों में। यदि हम बात करें, इसका विभाजन ही क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। अकॉर्डिंग टू देयर यूज, इनके प्रयोग के अनुसार, जैसे बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हम लोग चलेंगे, हिंदी इंग्लिश, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में सीखते हुए चलेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू देयर यूज, इनके प्रयोग के अनुसार, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू, जैसा कि इनका जो कार्य होता है, इनके कार्य के अनुसार, इन ए सेंटेंस, ये सेंटेंस में इनका क्या रोल होता है, उसके अनुसार इसके विषय में हम लोग बातें करने वाले हैं। क्या होता है इसका वर्क होता है अकॉर्डिंग टू देयर यूज। जैसे किसी सेंटेंस में हम वर्ड्स को, जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, उनको ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में वर्ड की एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, किसी एक विशेष वर्ड की, उसके यूज पर डिपेंड करता है। किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ड अगर अलग अलग सेंटेंस में यूज किया जाता है तो उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग हो सकते हैं, जैसा कि अभी हम आगे चल करके इन सारी चीज़ों के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर्स, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच यदि हम बात करें इनकी संख्या की कितने हैं, तो ये होते हैं 8। दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर्स, इनकी संख्या 8 होती है। जैसे कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, नाउन है जिसको हम संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब है क्रिया, एडवर्ब है क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण,
preposition, conjunction and interjection. These are the 8 parts of speech about which we will discuss some basic facts regarding the parts of speech. तो नाउ आइए आगे डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं क्या है। पहले नाउन के विषय में आज सीखेंगे, इसकी बेसिक जानकारी, जैसा कि बहुत छोटे लेवल पर इसके विषय में आज हम लोग जैसे बेसिक से सीख कर आगे चलेंगे एडवांस लेवल तक। जैसे आगे चल कर के हम लोग कॉमन एरर पर विशेष रूप से नाउन जो है, एक एक नाउन की डिफिनीसन और उस नाउन से अलग अलग जो इसके प्रकार दिए गए हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से एरर फाइंड आउट करनी होती है, किस वजह से, सारी चीज़ें जो है स्पष्ट होंगी आगे आने वाले वीडियोस में। तो ऐसे ही इस चैनल पर बने रहें ताकि समय समय पर इम्पोर्टेंट वीडियोस रिगार्डिंग इंग्लिश ग्रामर आप लोगों के पास पहुंचती रहे। तो आइए आगे चलते हैं, नाउन देखते हैं क्या है। नाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज़ ए वर्ड एक ऐसा शब्द है यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति के नाम के। नाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति के नाम, स्थान या वस्तु को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ये नाउन कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का कोई नाम है, किसी स्थान का भी कोई नाम है, जैसे नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन कहते हैं। एक आसान सी डिफिनीसन है, ए नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिया है, अकबर वाज ए ग्रेट किंग। अकबर किसी व्यक्ति का नाम है। अगर हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री से, तो वही अकबर सम्राट अकबर के विषय में बात की गई है। अकबर वाज ए ग्रेट किंग, अकबर एक महान राजा था। अकबर को महान क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसकी सोच और दूसरे मुग़ल जो सम्राट थे सबसे अलग थी। ही वॉज ए काइंड हार्टेड मैन, तरह तरह की बातें उसके विषय में हैं, तो यहाँ पर उन सब इतिहास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें, जैसे उसकी महानता के विषय में बताता है। अकबर वाज ए ग्रेट किंग, अकबर एक महान राजा था। तो अकबर किसी व्यक्ति का नाम है, और किंग भी जो है राजाओं की एक अलग जाति होती है, जैसे इसको हम कॉमन नाउन कहेंगे आगे चल करके अगर पढ़ेंगे तो यहाँ तो अकबर प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आएगा और किंग जो है कॉमन नाउन हो जाएगा। यह है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे उसके विषय में। अब आगे चलते हैं, देखिए, अब देखते हैं। कोलकाता एक सिटी का नाम है, प्रॉपर नाउन कहेंगे इसको भी, आगे डिफिनेशन में हम बात करते हैं, अभी तो यहाँ नाउन ही कहेंगे। कोलकाता इज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। कोलकाता इज़ ऑन द बैंक, कोलकाता स्थित है ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली, हुगली नदी के किनारे। जैसे हुगली नदी है, एक नदी का नाम है, इट्स नेम ऑफ ए रिवर हुगली, जो कि प्रॉपर नाउन है यहाँ पर। कोलकाता भी प्रॉपर नाउन है बिकॉज इट्स नेम ऑफ ए सिटी एंड प्लेस हियर हुगली। हुगली रिवर का नाम है, प्लेस नहीं है, नेम ऑफ ए रिवर। जैसे द रोज स्मेल्स स्वीट, रोज़ क्या है, रोज नाउन है। स्मेल्स जो महकता है, स्वीट मीन्स स्वीट महकता है, इसकी महक होती है, खुशबू होती है, अच्छी होती है। द सन शाइन्स ब्राइट, सूर्य बहुत तेज चमकता है, सूर्य बहुत तेज चमकता है। द सन शाइन्स ब्राइट, तो सूर्य नाउन हो गया। सूर्य एक क्या है, नाउन है। द सन। तो आइए चलते हैं आगे हम प्रोनाउन की तरफ। आइए देखते हैं।
प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। किसी संज्ञा के स्थान, प्रोनाउन इज ए वर्ड एक शब्द है, ऐसा शब्द है यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है या संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है इसका। ऐस महेश इज एब्सेंट, जैसा कि एग्जाम्पल दिया गया है, महेश इज एब्सेंट, महेश यहाँ नाउन है, इज एब्सेंट अनुपस्थित है, बिकॉज क्योंकि, ही इज इल, ही इज इल क्योंकि वह बीमार है। यहाँ पर ही क्या है? प्रोनाउन है, तो महेश के स्थान पर ही को यूज़ किया गया है, अतः यह ही क्या है? एक प्रोनाउन है। अभी आगे और एग्जाम्पल है, इसका देखते हैं। जैसे द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, किताबें वहीं हैं जहाँ आपने रखी थी। किताबें या पुस्तकें कह सकते हैं, आर वेयर वहीं पर हैं, वेयर यू जहाँ पर, यू लेफ्ट मीन्स तुमने रखी। तो बुक्स यहाँ पर नाउन है, द बुक्स नाउन है, और देम इस बुक्स के स्थान पर आया हुआ है। द बुक्स वेयर यू लेफ्ट देम, किताबें जो तुमने रखी थी वहीं पर हैं, तो ये देम यहाँ पर हमारा प्रोनाउन है। देम हियर, देम हैज़ बीन यूज्ड in place of noun the books, this is why it is called pronoun. Them is pronoun here. And now we will move to the verb. Verb आइए देखते हैं। ये वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब एक ऐसा शब्द है यूज टू एक्सप्रेस, जिसका प्रयोग किया जाता है, टू एक्सप्रेस मीन्स प्रकट करने के लिए, एन एक्शन आर स्टेट, किसी कार्य के होने का जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे किसी, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन आर स्टेट। जैसे ए वर्ब इज ए वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, जैसे वर्ब से किसी कार्य के होने का बोध होता है। और आइए देखते हैं इसे, हम वर्ब को समझते हैं एग्जाम्पल से। विवेक रोट ए लेटर टू हिज ब्रदर, विवेक ने अपने भाई को, विवेक रोट ए लेटर अपने भाई को, विवेक रोट ए लेटर, विवेक ने एक पत्र लिखा, रोट मीन्स लिखा, ए लेटर मीन्स पत्र, टू हिज ब्रदर अपने भाई को। रोट यहाँ पर क्या है? वर्ब है, जो कि राइट का सेकेंड फॉर्म है। रोट हमारा क्या है? वर्ब है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कोलकाता इज ए बिग सिटी, कोलकाता इज मीन्स है ए बिग सिटी, कोलकाता एक बड़ा शहर है। जैसे इज भी यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है, इट्स आल्सो ए फॉर्म ऑफ वर्ब। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स, आयरन और कॉपर यूजफुल मेटल्स हैं। तो ये आर और यूज, इसको यहाँ पर हमें वर्ब के रूप में यूज किया गया है, करके दिखाया गया है। तो आइए आगे चलते हैं, जो कि एडवर्ब है। आगे डिफिनीशन देखेंगे इसकी। अभी बेसिक्स इसकी डिफिनीशन के विषय में, डिफिनीशन एंड उदाहरण इसका हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद अभी आगे कॉमन एरर से संबंधित इसे सारे रूल्स होंगे। तो आइए चलते हैं। Adverb. An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb. वर्ब की मीनिंग में ये कुछ, जैसा कि एडवर्ब को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया विशेषण, और इसकी डिफिनीशन जब हिंदी में देखेंगे तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं। जैसे an adverb is a word used to add something to the meaning of verb, an adjective or another adverb। वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं। मीनिंग ऑफ एन एडवर्ब, मीनिंग ऑफ
वर्ब, एन एडजेक्टिव, दूसरे शब्दों में आर अनदर एडवर्ब, जिसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिन शब्दों से क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्रिया की विशेषता हुआ, या ये इट्स आल्सो मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, तो इन सारी चीज़ों की विशेषता के विषय में बताता है। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही रैन वेरी क्विकली, वह बहुत तेज़ी से भागा या दौड़ा कह सकते हैं। तो क्विकली यहाँ एडवर्ब है, क्विकली इज एन एडवर्ब हियर। ही नाउन है। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यह पुष्प बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल एडवर्ब है यहाँ पर। She pronounced the word very correctly, उसने वर्ड को बहुत करेक्टली, बहुत सटीक या सही प्रोनाउंस किया। उसने वर्ड को या शब्दों का उच्चारण बहुत सटीक किया, बहुत सही किया। तो ये वेरी करेक्टली यहाँ पर हो जाएगा एडवर्ब, वेरी करेक्टली। तो आइए देखते हैं आगे की डिफिनेशन। अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग, जो हमें कुछ बताता है या उसकी मीनिंग में कुछ और भी जोड़ देता है, उसकी विशेषताओं को बताता है। टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन, जो किसी संज्ञा की विशेषता को बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। वह शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता को बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो आइए देखते हैं। ही इज ए ब्रेव बॉय। ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव है। जो बॉय नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ब्रेव एडजेक्टिव होगा यहाँ पर। तो आइए इसके दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देयर आर 20 बॉयज़ इन द क्लास। देयर आर 20 बॉयज़ इन द क्लास। देयर आर 20, कितने? 20 बॉयज़ मीन्स लड़के हैं, इन द क्लास मीन्स क्लास में। 20 कितने हैं? 20। जैसे इनकी विशेषता है, इनके विषय में बताता है कि बॉयज़ कितने हैं। हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन द क्लास, कि क्लास में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं। तो 20 यहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव, जो कि बॉयज़ नाउन के पहले यूज हुआ है। जैसा कि इसकी डिफिनेशन है, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। इस संज्ञा की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जैसा, आइए देखते हैं इसकी डिफिनेशन को। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विथ ए नाउन और प्रोनाउन। किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले के साथ आता है, यूज किया जाता है। टू शो हाउ द पर्सन आर थिंग डिनोटेड बाई नाउन और प्रोनाउन। किसी संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा कैसे उसको इंगित किया जाता है। एंड स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, और उसका दूसरे जो वाक्य के जो दूसरे हैं सेंटेंस हैं, वाक्य के दूसरे भाग से जो है, सेंटेंस के दूसरे भाग से उसके संबंध को दर्शाता है। जैसे अभी इसकी आइए एग्जांपल से समझते हैं। A preposition is a word used with a noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else, as
किसी संज्ञा या सर्वनाम, वे शब्द जो शब्दों के समूह किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच संबंध को दर्शाता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे अभी आइए एग्जाम्पल से सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे ए फेयर लिटिल बॉय सैट अंडर अ ट्री। ए फेयर लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, एक सुंदर लड़का, छोटा सुंदर लड़का, सैट मीन्स बैठा, अंडर मीन्स नीचे, ए ट्री मीन्स एक वृक्ष के नीचे बैठा। तो अंडर शब्द जो है हमारा ये प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है, जो एक बच्चे और ट्री के बीच के जो है संबंध को दर्शाता है। तो अंडर यहाँ पर प्रीपोजिशन हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखें। द बॉय इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। द बॉय इज़ फाउंड ऑफ म्यूजिक, लड़का नाउन है, जैसे बॉय नाउन है, कॉमन नाउन है। इज़ फाउंड ऑफ म्यूजिक, पसंद करता है म्यूजिक को, और ऑफ यहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव। म्यूजिक और बॉयज़ के बीच के जो संबंध है उनके विषय में बताता है बॉयज़। तो ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। आइए चलें आगे। कंजक्शन। A conjunction is a word used to join words or sentences. एक कंजक्शन इज ए वर्ड, एक ऐसा शब्द है यूज टू ज्वाइन, जिसका यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस, जिसका यूज शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे वर्ड्स हों या सेंटेंस हों, जो शब्द उसे जोड़ने का कार्य करता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे अभी यहाँ पर देखेंगे, राम एंड हरी आर कजिन्स। राम और हरी कजिन्स हैं, चचेरे भाई बहन जिसको कहते हैं, कजिन्स कहते हैं, भाई जैसे। तो इन दोनों के बीच के जो संबंध को दर्शाता है या इनको जोड़ने का जो कार्य कर रहा है जो शब्द है वो एंड है, और इसी को हम कंजक्शन कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होता है। जैसे टू इट्स पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड हियर इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। ये सेंटेंस का दूसरा भाग है, और इसको जोड़ने का कार्य जो शब्द करता है वह एंड कर रहा है, इसलिए एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा, संयोजक हो जाएगा, जिसको हिंदी में कंजंक्शन को कहते हैं। और इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। मैंने तेज़ दौड़ लगाई या बहुत तेज़ दौड़ा मैं, बट लेकिन मिस्ड द ट्रेन, ट्रेन छूट गई। जैसे कि ट्रेन का समय हो गया था और चल दी, और बैठने के लिए हमने सोचा जल्दी से पहुंच के बैठ जाएं, तब तक काफ़ी देर हो गई थी, ट्रेन छूट जाती है। ऑल्दो आई ट्राइड माई बेस्ट टू इंटर द ट्रेन बट entered into the train, but it was so fast and I was late. This is why it was missed. I ran fast but missed the train. लेकिन ट्रेन छूट गई, लेट हो गया था। आइए चलते हैं, इंटरजेक्शन देखते हैं। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को जैसे विस्मयादि बोधक कहते हैं हिंदी में। An interjection is a word which expresses some sudden feeling and exclamation. Sudden feeling. An interjection is a word which expresses some sudden feeling. Interjection वह शब्द है that expresses some sudden feeling, जो अचानक मन की भावनाओं को व्यक्त करता है। अचानक मन में आई हुई भावनाएं जो होती है, अचानक उनको व्यक्त करता है। जैसे और क्या है इसमें देखते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क्स इज आल्सो यूज्ड विथ इट, और इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गई, रह गया था, एक मिनट। इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहते हैं, या ऐसे देख सकते हैं।
ऐसे हो जाए तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है, हुर्रा वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। जैसे खुशी को दर्शाता है। जैसे मैच जीतने के बाद सब उछलने लगते हैं, ये अचानक मन की भावनाएं जीतते ही मैच को जैसे सब खुशी में दौड़ने लगते हैं, वही बात है। जैसे हुर्रा वी हैव वन द मैच, वाह वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। और एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी बीच में यहाँ लगाया हुआ है। और आगे चलते हैं, दूसरा उदाहरण इसका देखें। एलास शी इज डेड, एलास शी इज डेड, अब वह मर चुकी है। जैसे कि सुख या दुख या जो भी भावनाएं होती हैं, अचानक अगर इसको व्यक्त करना हो तो इस प्रकार के सेंटेंस, ये जो है एक्सक्लेमेशन मार्क्स यहाँ पर यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से एलास शी इज डेड, उसकी मौत हो चुकी है या वह नहीं है। शी इज नो मोर, इंटरजेक्शन विस्मय आदि बोधक जिसको कहते हैं हिंदी में। विस्मय, अचानक, हर्ष, दुख की भावनाएं जो भी हो मन में, उसको व्यक्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक नोट है यहाँ पर, देखते हैं। एज वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट क्लासेस, जैसा कि वर्ड्स आर डिवाइडेड, शब्दों का विभाजन किया जाता है या शब्दों को विभाजित किया जाता है इंटू डिफरेंट क्लासेस, भिन्न भिन्न क्लासों में या क्लासेस में। अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू, उनके एक्शन के अनुसार। जैसे कि किसी भी एक वर्ड है, एक सेंटेंस में यूज किया जाता है तो उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग होती है। वहीं अगर दूसरे सेंटेंस में यूज कर दिया जाए उसको, उसका भाव बदल जाएगा तो उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग हो जाएगी। वर्ड वही है लेकिन उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलती रहती है। उसके यूज के अनुसार उसको हम डिफाइन करते हैं कि यह वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। वही देखते हैं। एज वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट क्लासेज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन सेंटेंसेस, वाक्यों में शब्द का जो यूज होता है उसके उस यूज के अनुसार उस शब्द का विभाजन किया जाता है। जैसे वर्ड का जैसा कार्य होगा उसी के अनुसार उसको उसका नाम दिया जाता है। जैसे इट इज़ क्लियर दैट, यह स्पष्ट है दैट कि वी कैन नॉट से टू व्हिच पार्ट्स ऑफ स्पीच ए वर्ड, हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई शब्द है वह किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंध रखता है। या बिलोंग्स टू व्हिच पार्ट्स ऑफ स्पीच ए वर्ड बिलोंग्स, उसका किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंध है किसी वर्ड का। अनलेस वी सी इट इज़ यूज्ड इन ए सेंटेंस, जब तक कि हम सेंटेंस में इसका यूज ना देख लें, सेंटेंस के यूज के अनुसार ही हम उसको डिफाइन करते हैं कि ये वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आएगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। आइए देखते हैं एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1, दे अराइव्ड आफ्टर अस। दे अराइव्ड मीन्स पहुँचे, आफ्टर मीन्स बाद में, अस मीन्स हमारे, वे हमारे पहुँचने के बाद पहुँचे। जैसे तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, ये भी प्रीपोजिशन है। वे हमारे बाद पहुँचे, कब पहुँचे, बाद पहुँचे। अब इस आफ्टर को देखते हैं हम यहाँ पर आफ्टर तो प्रीपोजिशन है। दे अराइव्ड आफ्टर अस, वे हमारे बाद पहुँचे, कब पहुँचे, बाद पहुँचे। जैसे हमारे अस के पहले ये यूज हुआ है और इसकी पोजीशन को बताता है। और देखिए आगे दूसरा एग्जांपल अगर समझें, दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट। दे अराइव्ड, वे पहुँचे, आफ्टर वी हैड लेफ्ट, जब हम जा चुके थे, हमारे जाने के बाद पहुँचे थे ये लोग। तो यहाँ पर कंजंक्शन है, आफ्टर यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया। जैसे दे अराइव्ड वी हैड लेफ्ट, उनका आना और हम लोगों का यहाँ से निकल जाना, इन दोनों सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं और इनको जोड़ने का काम करता है यहाँ पर आफ्टर, इसलिए यहाँ पर कंजक्शन हो जाएगा। और आगे देखते हैं इसका दूसरा एग्जांपल। यहाँ पर
टाइपिंग एरर है, यहाँ पर वाई होना चाहिए। दे अराइव्ड सून आफ्टर, वे जल्दी ही आ गए। यहाँ पर क्या है? आफ्टर एडवर्ब है। दे अराइव्ड सून आफ्टर, वे बहुत ही जल्दी आ गए, शीघ्र आ गए। तो यहाँ पर देखिए आफ्टर एक शब्द है जो कि 3 सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं। तीनों सेंटेंस में एक ही शब्द का यूज हुआ है आफ्टर का, लेकिन इसके सेंटेंस के भाव के अनुसार इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर बदल जाती है। हर सेंटेंस में ये पर कहीं पर यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है, कहीं पर कंजक्शन है, तो कहीं पर एडवर्ब है। इसीलिए जैसे अभी आइए बात करते हैं, जैसे कि डिफिनेशन यहाँ पर दी गई थी, एज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेज, भिन्न भिन्न क्लासों में शब्दों का विभाजन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू, उनके कार्य के अनुसार, उनके एक्शन के अनुसार, इन द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में। इट इज़ क्लियर दैट, यह स्पष्ट है कि वी कैन नॉट से, हम ये नहीं कह सकते हैं टू विच पार्ट ऑफ स्पीच ए वर्ड, एक शब्द किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। स्पीच ऑफ वर्ड्स, वर्ड बिलोंग्स, स्पीच ए वर्ड बिलोंग्स अनलेस वी सी इट इज़ यूज्ड इन ए सेंटेंस, जब तक कि हम उसके सेंटेंस में जो उसका यूज हुआ है अगर उसको ना ढंग से समझ लें तो किसी भी इसको हम नहीं बता पाएंगे कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से यह शब्द बिलोंग करता है। तो यह था हमारा वीडियो जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बेस्ड था, और इसी तरह से इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की जैसे हमने शुरुआत कर दी है, अब आगे चलकर हम लोग इसमें जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन प्रोनाउन, जैसे अभी इसकी डिफिनीशन हमने देखा, कुछ एग्जांपल्स देखे, लेकिन आगे चलकर इनका यूज जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का किसी सेंटेंस में, ग्रामर में, कहाँ से, जैसे इससे पार्ट्स ऑफ स्पीच से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8-10 क्वेश्चन तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते ही आते हैं। टीजीटी की बात करें यदि हम तो अब वहाँ पर कॉमन एरर होती है सेंटेंस में, वी हैव टू फाइंड आउट कॉमन एरर इन विच पार्ट ऑफ स्पीच हैज़ बीन एरर। ऑप्शन दिया गया रहता है और एक सेंटेंस को 4-5 भागों में डिवाइड किया गया हुआ होता है, और उसमें किस पार्ट्स में एरर है यह फाइंड आउट करना होता है, अथवा नो एरर। यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना एक बहुमूल्य कमेंट भी छोड़ें इस वीडियो से संबंधित, जिससे कि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो उसको सुधारा जा सके, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक कंटिन्यू योर लर्निंग एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट। तब तक चलते हैं। जय हिंद।